कश्मीर उत्तरी हिमालय में बसी एक खूबसूरत दुनिया। पर इस जगह की बदनसीबी ये है कि ये जगह सालों से राजनीति का शिकार होती रही है। कश्मीर की अगर बात करें तो ये पूरा विस्तार और इसके सहित पंजाब, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान का भी एक बड़ा हिस्सा सन 1819 में भारत के एक पराक्रमी राजा महान रणजीत सिंह जी ने जीत लिया था और अपने साम्राज्य का हिस्सा बना दिया था। अब महाराजा रणजीत सिंह जी के देहांत के बाद सन 1846 में अंग्रेजों ने इस विस्तार के साथ यानी कि कश्मीर के साथ पंजाब को भी जीत लिया और इसके कुछ साल बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जम्मू एंड कश्मीर के प्रदेश को गुलाब सिंह डोगरा को 75 लाख रुपए में बेच दिया। यहां पर दोस्तों याद रहे कि कश्मीर को अंग्रेजों से खरीदने वाले गुलाब सिंह डोगरा असल में पंजाब के भूतपूर्व महाराजा रणजीत सिंह जी की सेना के सर्वोच्च सेनापति रहे थे। अब पूरा जम्मू एंड कश्मीर डोगरा सल्तनत का हिस्सा था और सालों तक रहा। अब दोस्तों साल आता है 1931 का। यहां तक जम्मू एंड कश्मीर अंग्रेजों के कब्जे में नहीं था, लेकिन इस साल आते आते किसी भी हालात में जम्मू एंड कश्मीर अंग्रेजों को अपने हाथ में चाहिए था। और इस समय पर जम्मू एंड कश्मीर के तत्कालिक राजा थे हरि सिंह। हरि सिंह गुलाब सिंह डोगरा की पीढ़ी के चौथे वंशज थे, यानी कि गुलाब सिंह के बेटे थे रणवीर सिंह और रणवीर सिंह के बेटे थे प्रताप सिंह और प्रताप सिंह के बेटे थे हरि सिंह। और इसलिए ब्रिटिश हुकूमत ने इस विस्तार को हरि सिंह से लीज पर लेने की मांग की और इस बात के बदले उन्हें बहुत बड़ी रकम भी ऑफर की, लेकिन हरि सिंह नहीं माने। वो अंग्रेजों के जाल में नहीं फंसे और हरि सिंह की ये ना अंग्रेजों को मंजूर नहीं थी। उन्हें किसी भी हालत में कश्मीर चाहिए था और इसलिए कूटनीति में माहिर ऐसे अंग्रेजों ने एक बहुत बड़ी चाल चली। उन्होंने एक खतरनाक षड्यंत्र बनाया जो आगे चलकर इस जन्नत को बर्बाद करने वाला था, क्योंकि उस समय जम्मू एंड कश्मीर की करीब 77% जनता मुस्लिम थी। इसलिए अंग्रेजों ने अपना एक मोहरा कश्मीर भेजा। अंग्रेजों का ये मोहरा पेशावर से था और नाम था अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर को अंग्रेजों ने वहां के लोगों को हिंदू राजा के खिलाफ बगावत करवाने के लिए तैयार किया था और इसके बाद कादिर ने श्रीनगर जाते ही आग उगलना शुरू कर दिया। उसने कश्मीर में वहां के लोगों को हिंदू राजा के खिलाफ भड़काया और वहां के लोगों के मन में जहर उगलना शुरू कर दिया। अब इसके बाद जैसे ही राजा हरि सिंह को इस बात का पता चला, उन्होंने तुरंत पुलिस भेजकर कादिर को गिरफ्तार करवा लिया और उस पर राजद्रोह का मुकदमा चला। अब एक दिन आता है जुलाई 13, 1931। यह दिन अब्दुल कादिर के केस के सुनवाई का दिन था और इस दिन एक बड़ी भीड़ ने कादिर को पुलिस से छुड़वाने के लिए पथराव शुरू किया और इस पर पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया तो ये भीड़ वहां से भाग गई। लेकिन इस घटना के बाद वहां पर पॉलिटिक्स और दंगे शुरू हो गए। कई मुस्लिम लोगों ने हिंदुओं की दुकान जला दी तो कुछ हिंदुओं ने भी उनका प्रतिकार किया और कश्मीर घाटी में अफरा तफरी मच गई। कश्मीर सांप्रदायिक हिंसा के दंगों में जल रहा था। अब दोस्तों कश्मीर में हिंदू जनसंख्या में जो सबसे अधिक थे वो थे कश्मीरी पंडित और सन 1931 और उसके बाद कश्मीरी पंडितों पर जो अत्याचार हुए उन घटनाओं को तो वर्णित करने के लिए हमारा 1 घंटे का पॉडकास्ट भी कम पड़ जाए। खैर, कश्मीर के इस दंगों के बाद कई लोगों को जो इन दंगों में शामिल थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन लोगों में से एक शेख अब्दुल्ला भी थे। बाद में जब शेख अब्दुल्ला जेल से छूटे तो उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस नाम का एक पक्ष खड़ा किया। ये वही शेख अब्दुल्ला है जिनके बेटे हैं फारूक अब्दुल्ला और पोते हैं उमर अब्दुल्ला और उनकी आज पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस। इस पार्टी का नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस 1939 में बदल कर रखा गया है। अब दोस्तों कश्मीर में हिंदू राजा के खिलाफ अंग्रेजों ने जो चिंगारी जलाई थी वो दावानर बन चुकी थी और वहां के लोगों में जहर कूट कूट कर पॉलिटिकली भरा गया था। इसके बाद कई साल गुजरते हैं और समय आता है भारत की आजादी का। भारत को 2 टुकड़ों में विभाजित किया गया था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान।
आजादी के वक्त एक और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के देसी रजवाड़ों को एकजुट कर रहे थे, तो वही दूसरी ओर कश्मीर के राजा हरि सिंह ये तय नहीं कर पा रहे थे कि किसके साथ जाया जाए। उनके सामने दुविधा थी। वो सोच रहे थे कि अगर पाकिस्तान के साथ मिले तो उनके खुद के डोगरा राजवंश और कश्मीरी हिंदुओं का भावी खतरे में था, और अगर भारत के साथ विलीन हुए तो उनको अपना राजपाट छोड़कर लोकशाही को अपनाना होगा। और हरि सिंह किसी भी हाल में अपनी सत्ता को खोना नहीं चाहते थे। अब इसी बीच शेख अब्दुल्ला ने हरि सिंह को पत्र लिखा कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए। अब्दुल्ला ने पत्र में यह भी लिखा कि वो और उनकी पार्टी कश्मीर और उनके राजा के वफादार रहेंगे और कश्मीर का बुरा सोचने वाले किसी का भी प्रतिकार करेंगे। अब दोस्तों, राजा हरि सिंह को शेख अब्दुल्ला की इन बातों में अवसर दिखा। उन्होंने कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाकर खुद से उसका संचालन करने की ठान ली। अब दोस्तों, इसके बाद होता यह है कि इस शेख अब्दुल्ला की और जवाहरलाल नेहरू की एक लंबी मुलाकात हुई, और इस मुलाकात के बाद पता नहीं क्या होता है जवाहरलाल नेहरू को कि उन्होंने सरदार पटेल से कश्मीर के विलीनीकरण का चार्ज टेम्पररी छीन लिया और सरदार देश के अन्य देशी रजवाड़ों के विलीनीकरण में बिजी हो गए। इसी बीच अक्टूबर 22, 1948 के दिन पाकिस्तान ने कश्मीर पर अचानक आक्रमण कर दिया, और इस बुरे वक्त में महाराजा हरि सिंह को भारत की याद आई। वो ताबड़तोड़ विलीनीकरण के दस्तावेजों को लेकर दिल्ली पहुंचे। पाकिस्तान की इस हरकत के बाद अब हरि सिंह ने संपूर्ण जम्मू एंड कश्मीर को भारत में विलीनीकरण करने का मन बना लिया था। हरि सिंह ने जवाहरलाल नेहरू और अन्य अफसरों के साथ एक खास बैठक की। हरि सिंह चाहते थे कि कश्मीर का संपूर्णतः भारत में विलीनीकरण हो जाए और भारत सैन्य कार्यवाही करके पाकिस्तान के घुसपैठियों को वहां से खदेड़ दे। पर नेहरू बेफिक्र थे। पंडित नेहरू की इस बेफिक्री की बात को फील्ड मार्शल मानेक शॉ ने 1994 के एक इंटरव्यू के दौरान कहा था। उन्होंने कहा कि उस मीटिंग में कश्मीर की समस्या को लेकर आए राजा हरि सिंह के आगे नेहरू संयुक्त राष्ट्र, अफ्रीका, रशिया और धर्म के बारे में बातें कर रहे थे, और आखिरकार इन इनरिलेवेंट बातों से तंग आकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुस्से में आकर पंडित नेहरू से पूछा कि जवाहरलाल, आपको कश्मीर चाहिए या फिर दे देना है? तब जवाहरलाल नेहरू ने उत्तर दिया कि जी हाँ, मुझे बेशक कश्मीर चाहिए। इसके बाद तुरंत सरदार बोले कि तू फिर कश्मीर में सैन्य भेजने का ऑर्डर दे, और सरदार पटेल ने नेहरू के जवाब की प्रतीक्षा किए बिना सीधा अपना मुंह घुमाया और जनरल मानेक शॉ की ओर इशारा किया कि मानेक शॉ, आप जाकर कार्यवाही करें, ऑर्डर मिल गया है। इसके बाद मानेक शॉ वहां से तुरंत बाहर निकले और कश्मीर पर सैन्य कार्यवाही शुरू कर दी। इसके बाद दोस्तों, भारत के सैनिक पाकिस्तानी फौज को खदेड़ते खदेड़ते आगे बढ़ रहे थे और लगभग 70% कश्मीर को हमने छुड़वा लिया था। लेकिन अब इस पूरी घटना में चालबाज माउंटबेटन चैप्टर में आया और इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले गया, और इसके बाद नेहरू ने यूएनओ की बात को मान्य रखा और युद्ध विराम की घोषणा की, जो नहीं करनी चाहिए थी। और कश्मीर का करीब 78,140 स्क्वायर किलोमीटर का विस्तार पाकिस्तान के अधिकृत रहा, जिसे आज पीओके कहा जाता है। इस घटना के बाद दोस्तों, कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा भारत के कब्जे में था, और अब चैप्टर में फिर से शेख अब्दुल्ला की एंट्री होती है। इस शेख अब्दुल्ला के पीछे इंटेलिजेंस ब्यूरो के जासूस थे, और इंटेलिजेंस ने भारत सरकार को बताया कि अब अब्दुल्ला कश्मीर के सर्वसत्ताधीश बनना चाहते हैं, और वो तभी संभव था जब कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त हो। इस जासूसी की बात जब शेख अब्दुल्ला को पता चली तो उन्होंने पंडित नेहरू को कहा कि आप अपने जासूसों को वापस बुला दे, वरना हम उन्हें कारागार में डाल देंगे। और दोस्तों, ये तो अतिशयोक्ति ऊपर से ब्लैकमेलिंग थी, क्योंकि एक राज्य सरकार का मुखिया भारत सरकार के मुखिया को ऑर्डर दे रहा था। और इसके बावजूद भी पंडित नेहरू ने परिस्थिति के सामने झुकना पसंद किया, और वैसे भी पंडित नेहरू में सरदार पटेल जैसी परिस्थिति का सामना करने की बेफाम काबिलियत नहीं थी, और यही उनकी कमजोरी भी थी।
अब दोस्तों, कश्मीर के विलीनीकरण के वक्त कश्मीर के प्रधानमंत्री थे मेहर चंद महाजन, और महाजन को हटाकर शेख अब्दुल्ला अब कश्मीर के नए प्रधानमंत्री बने थे। पर दोस्तों, इस परिस्थिति में भी कश्मीर के राजा तो महाराजा हरि सिंह ही थे, और जब तक महाराजा हरि सिंह राजा हो तब तक शेख अब्दुल्ला अपना कार्य स्वतंत्रता से नहीं कर सकते थे। और इसलिए अब्दुल्ला ने हरि सिंह को महाराजा पद से हटवाने के लिए पंडित नेहरू से अपील की, और पता नहीं क्यों पंडित नेहरू ने ये बात भी मान ली, और नेहरू ने हरि सिंह से त्याग पत्र मांगा। और मई 1949 के रोज हरि सिंह ने कश्मीर की अपनी गद्दी के साथ अपना राज्य भी छोड़ दिया, और वो मुंबई आकर बसे, और 100 सालों से भी अधिक समय तक कश्मीर पर राज करने वाले डोगरा वंशज के चौथे राजा हरि सिंह अपने जीवन में बाद में कभी भी वापस कश्मीर नहीं गए। अब दोस्तों, इसके बाद की बात करें तो शेख अब्दुल्ला को कश्मीर की गद्दी भले ही नेहरू की मदद से मिली हो, लेकिन वो नेहरू की मदद के हमेशा के लिए मोहताज नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि नेहरू तो आज है और कल नहीं, लेकिन अब्दुल्ला को अपनी सत्ता पीढ़ियों तक कश्मीर में चलानी थी, और इसलिए उन्होंने कश्मीर को एक विशेष राज्य बनवाने की मांग की। और सच बताए तो ये मांग एक अलग विशेष देश बनाने से कम नहीं थी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि शेख अब्दुल्ला उस वक्त सिर्फ कश्मीर घाटी के नेता थे। जम्मू में उनका कोई खास वर्चस्व नहीं था, और लद्दाख में तो बिल्कुल भी नहीं। फिर भी पूरे कश्मीर को विशेष राज्य दिलवाने का और खुद को उसका शासक बनाने का ब्लैकमेलिंग उन्होंने नेहरू सरकार के सामने बार बार किया, और नेहरू ब्लैकमेल हुए भी। पता नहीं जवाहरलाल नेहरू को शेख अब्दुल्ला के प्रति इतना झुकाव क्यों था, लेकिन शेख अब्दुल्ला की इस बात का भी उन्होंने स्वीकार किया, और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली कलम भारतीय संविधान के 360A में दाखिल कर दिया गया, और जो बाद में अति विवादास्पद कलम 370 के नाम से जानी जाने लगी। अगर दोस्तों संविधान बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बात करें तो उन्होंने तो इस 370 कलम का बहिष्कार किया था, लेकिन दोस्तों उसके बाद फिर भी जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ आज आपके सामने है। और अच्छी बात यह है कि आज इस 370 की कलम को हटा दिया गया है, और इसके बाद की जानकारी तो आप जानते ही हैं, और जो नहीं जानते थे वो हमने आपको बता दी। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।